गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस पे एक क्वेश्चन किया था। इस सूत्र को हमने आई भी ग्राफ से ड्राइव किया था। नाउ ऑन दिस प्रिंसिपल वी सी अनदर क्वेश्चन। सिंपल प्रॉब्लम 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस of three metals A, B and C respectively. Using following IV ग्राफ है ना। अब यहां IV ग्राफ कहने का मतलब क्या हुआ? IV ग्राफ मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले क्लास में मैंने बताया है कि IV ग्राफ कहने का मतलब क्या हुआ कि I मतलब करंट, जिसको हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और V मतलब वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था कि भाई जब भी IV ग्राफ हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेसिस्टेंस। और ये फार्मूला केवल ओनली एप्लीकेबल है किस पे, IV ग्राफ पे। इस बात को ध्यान देना है। अगर यही VI ग्राफ लिखा होता तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है ना। आपने इससे क्या सीखा है, मतलब उसके बारे में कुछ लिखना है कि भाई क्या जस्टिफाई आप किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ थ्री मेटल्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली यूजिंग फॉलोइंग IV ग्राफ, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक फिगर को ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है। मान लीजिए हम यहां लिखते हैं, मानना क्या है तो एक्स एक्सिस है ही, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो चूंकि जो हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं वो प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, IV ग्राफ पे बेस्ड है ना। तो इसका मतलब है जो करंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग को y एक्सिस पे ऐसे प्लॉट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को अभी से नोट करते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनाया गया है ना। 3 मेटल लिया गया है। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें सिर्फ एक ही मेटल था A, यहाँ पे 3 मेटल है A, B और C।
ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ए, मान लीजिए मेटल ए है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग करंट आई है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग आई से जब ग्राफ खींचा गया है, ठीक है, मेटल ए को लेके, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक है, उसी तरह अब हमको करना क्या है, फिर कहता है मेटल बी, तो मान लीजिए मेटल ए है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए एक एरो बनाएंगे और इस एरो को इस पे ऐसे पॉइंट कर देंगे ताकि ये एरो आगे नहीं बढ़ रहा है, बस यही पे इतना ही दूर तक है, इसी लाइन तक है, बस मेटल ए तक ही है। और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे और यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे इसको 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह इसमें हम करेंगे क्या, एक मेटल फिर क्या बनाएंगे बी, तो मेटल बी के लिए हम ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से बना देते हैं, है ना। ये मान लीजिए हमारा मेटल बी है और इसका जो एंगल है वो ध्यान दीजिए वो कुछ इतना है, 45 डिग्री। एंगल जो है आपका वो कितना है, इतना है। वापस देखिए, हम जानते हैं कि स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर होता है। स्लोप जो होता है वो, ये जो स्लोप है, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्लोप है, इसको हिंदी में हम लोग ढाल कहते हैं, है ना। ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर होगा। ठीक है, ये हमेशा किसके साथ मेजर होता है, एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर होता है, एक्स एक्सिस के साथ ही। ये एंगल जो बनाएंगे, ये बन रहा है, ये मेजर हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होगा। आगे चल के जब आप 11th 12 में जाएंगे तो वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होता है, जिसमें एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, वहां पे आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दिए थे कि भाई स्लोप क्या है, जिसको कैलकुलेट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा से, जो एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है। अब तो यहां पे जो ये रेसिस्टेंस बी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। मेटल बी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, मेटल ए एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग करंट के बीच का एक ग्राफ है, मेटल ए और मेटल बी को लेके एक समझिए एक्टिविटी किया गया है, जिससे एक ग्राफ खींचा गया। क्लियर? उसके बाद इसमें एक और है, ध्यान देंगे, एक और लाइन मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है आपका सी, है ना। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, इस एरो को हमको एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट कर देना है, क्योंकि हमारा स्लोप जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर होगा, है ना। तो ये हो गया मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी। अब ये फिगर आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा, ठीक है, और है ना, और एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 3 मेटल्स ए, बी एंड सी, है ना, रिस्पेक्टिवली, यूजिंग फॉलोइंग आईवी ग्राफ। कोई 3 मेटल्स ए, बी, सी को लेकर, है ना, उसको ये कोई भी ईएमएफ सोर्स लगाकर, है ना, उससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अकॉर्डिंग एक ग्राफ जो है क्या किया गया, खींचा गया, है ना। अब निश्चित है कि भाई प्रत्येक मेटल जो है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। कॉपर होगा उसका रेसिस्टेंस कुछ अलग होगा, एल्युमिनियम होगा उसका रेसिस्टेंस कुछ अलग होगा, है ना, आयरन होगा उसका कुछ रेसिस्टेंस अलग होगा। तो ये सारी चीजें रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, सॉरी, है ना, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 3 मेटल्स ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली यूजिंग फॉलोइंग आईवी ग्राफ, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। बोल रहा है कि तीनों मेटल्स जो है ए, बी, सी, इस तीनों मेटल का आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, उसके बाद आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए यहां पे लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट, ठीक है,
लेट अस सपोज दैट, है ना, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 3 मेटल्स, लेट अस सपोज दैट रेसिस्टेंस ऑफ, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स, है ना, 3 मेटल्स पे लिख सकते हैं तो मेटल से ठीक है, मेटल्स ए कॉमा बी एंड सी आर, मान लेते हैं, सपोज कीजिए हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस को, है ना, कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई ए का जो रेसिस्टेंस है वो आर ए है, उसी तरह बी का जो रेसिस्टेंस है वो आर बी है, उसी तरह सी का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, आर सी है। जितना अच्छा तरीके से हम इसको बनाएंगे उतना अच्छा तरीके से एग्जाम में हम लोग को नंबर मिलेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहां पे जो करंट है वो एक्स एक्सिस पे है और वोल्टेज क्या है, वाई एक्सिस पे है, मतलब ये आई भी ग्राफ है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कौन सा ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ये जो है आपका कौन सा ग्राफ में क्वेश्चन पूछ रहा है, आई भी ग्राफ में, है ना, आई भी ग्राफ में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जब भी आई भी ग्राफ मिलता है तो हम वहां पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने आई भी ग्राफ में डिराइव किया है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, है ना, सिंस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा और इसको बेहतर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू, अच्छा पहले हम एक काम कर सकते हैं, हम लिखेंगे इंप्लाइड साइन, वापस हम इसको लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा, ये तो लिख सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भाई आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, मेटल ए का रेसिस्टेंस क्या होगा, मेटल बी का रेसिस्टेंस क्या होगा, मेटल सी का रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका एंगल अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे आर ए, है ना, आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना, तो आर ए इज इक्वल टू जो है हम लोग क्या लिखेंगे रेसिस्टेंस, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना, तो ध्यान देंगे tan थीटा हटाइए, थीटा की तरह जरूरत नहीं, चूंकि एंगल यहां दिया हुआ है, तो अभी देखिए मेटल ए ये क्या है, स्लोप है, और स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर होगा, तो ये मेटल ए जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो हम जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू tan, है ना, tan यहां पे लिख सकते हैं 60 डिग्री, tan क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देने की बात यह है, आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा ही होगा और आप लोग को यह पता होगा कि भाई tan 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, √3 होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे √3, है ना, यानी इसी को हम लिख सकते हैं √3 है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1.732, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.732, और √2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.414, √2 जो है 1.414 यानी 1.414, ये √2 का वैल्यू है। कुछ वैल्यू जो होते हैं हमको याद करने होते हैं, √3 इसकी वैल्यू क्या है 1.732, यहां तक क्लियर है। ये आ गया आपका इतना ओम, इसको हम इतना लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 1.732 है तो 32 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम इतना ओम लिखेंगे। अब आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और मेटल बी का रेसिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए
और मेटल सी का रेसिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अच्छा तो अब देखना है, तो आपने अब तक बनाया होगा आरबी आरसी। ठीक है, आपने ठीक है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल बी का रेसिस्टेंस यानी आरबी को आपने फाइंड कर लिया है, आरसी को भी आपने फाइंड कर लिया है। एक बार आप जो भी फाइंड किए हैं उसका आंसर आप एक बार मिला लीजिए। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी मेरा ये जो है आर ए जो है हमारा क्या हुआ है ना, आर ए जो है हमारा ये क्या है tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या मिली थी हम लोगों को √3 है ना, और इज इक्वल टू ये क्या मिली है 1.732 मतलब 1.7 ओम। अच्छा यहाँ ओम क्यों लिख रहे हैं, इसके लिए मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था कि भाई यहाँ ओम कैसे आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर ए के बाद आपको आरबी भी फाइंड आउट करना है। तो आरबी, तो ये जो रेसिस्टेंस ऑफ मेटल बी है, जो स्लोप है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था है ना, और बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो यहां पे हमको क्या लिखना है tan 45 डिग्री है ना, और आप सभी जानते हैं कि भाई tan 45 डिग्री कितना होता है 1 है ना, तो आप यहां पे लिखेंगे 1 ओम। ठीक है, क्लियर। अब वापस है ना किसका फाइंड आउट करना है आरसी का, तो आरसी ठीक है आरसी का फाइंड आउट करना है। तो आरसी का फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि जो मेटल सी है मतलब जो ये स्लोप है, तो ये सी आपको दिखाई देगा, ओरिजिन मान सकते हैं आप, ओ सी है ना, यहाँ ओबी जो था वो 45 डिग्री बना रहा था, ओ 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, और ये जो सी है मतलब जो सी है जो मेटल सी है ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3। tan 60 √3 होता है, लेकिन tan 30 कितना होता है 1/√3। यानी ये जो tan 30 है ये कितना हो जाएगा 1/√3 है ना। अब यहां पे करना ये है कि इसको आप लिखेंगे 1 आप जानते हैं कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और जब आप इसको डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये 0 पॉइंट है ना, यह जगह नहीं है मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.577। ठीक है, तो अब इसमें 77 लिखने की जरूरत नहीं है, 0.5 भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ओम। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब तो ये आपका क्या हो जाएगा आर ए, तो हम लोग ने फाइंड कर लिया कि भाई जो मेटल ए है उसका जो रेसिस्टेंस है वो 1.7 ओम होगा है ना, जो मेटल बी है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा 1 ओम होगा, और जो मेटल सी है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा 0.5 ओम होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, वो ध्यान दीजिएगा क्या, अब ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में मैं इस पर कितना बार आप लोग क्लास में इसको बता चुका हूं कि भाई जब 95.5% नंबर आता है ना, कि भाई 95 पॉइंट क्या है 5% है ना नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई उस बच्चे को रिपोर्ट कार्ड में 96% उसको ऐसे कर देते हैं। अगर 95.4 है परसेंट है तो हम लोग सीधा उसको क्या करते हैं कि नहीं भाई 95%, 95.6 है या 7 है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 96% करेंगे, या फिर यहाँ 6 के बाद 7 होगा
है ना, 5 के पहले जो भी होगा तो हम लोग ये 95 ही रहेगा, और 95.5 है तो क्या हो जाएगा 96, ऐसे हम लोग स्किप कर देते हैं, डेसिमल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब भी ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया जाता है, जब भी ध्यान देंगे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया जाता है, तो आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था स्कूल में आपको, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन जिस दिन आपको मैं प्रैक्टिकल करवा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल जो है वो काफी बारीकी से किया जाता है। तो क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है ना। तो ध्यान देना है, तो इसमें जो ये पॉइंट है इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये जैसे है उसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रैक्टिकल को किया जाता है, इसलिए इसको कभी स्किप आप नहीं करेंगे। 1.7 ओम है तो इसको 1.7 ओम ही रहने देंगे, ये 1 ओम है 1 ओम ही रहने देंगे, अगर ये 0.5 ओम है तो 0.5 ओम ही रहने देंगे। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो आपका RA है, इस RA का वैल्यू कितना आ गया है 1.7 ओम, इस RB का वैल्यू कितना आ गया है 1 ओम, एंड RC का वैल्यू कितना आ गया है 0.5 ओम। इसको स्किप नहीं करना है, डेसिमल में तो डेसिमल में ही रहने देना है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि अगर हम लोग स्केलिंग करें, मान लीजिए कुछ स्केल पे कुछ ऐसा ध्यान से हम लोग देखते हैं, स्केलिंग वगैरह कर ले हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का स्केल है, कोई नेटवाज का स्केल हो, कैमलिन कोई भी कंपनी का क्लासमेट, तो ये 1 है, ठीक है। तो 0 से मान लो स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें 0.5 बीच में मिलेगा, 0.5 0.5 तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 0.5 है ना, ये क्या होगा लेस देन होगा 1, या फिर 1 है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं 0.5 है, ये क्या होगा लेस देन क्या होगा 1, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0.5। हाँ, भले ही हम लोग उसको मान लेते हैं कि भाई 0.5 है तो स्किप करके 1 कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिक्स जो है वो कुछ मैथमेटिक्स जो होते हैं उसका कुछ मैथमेटिक्स को खुद जो है वो बनाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना जरूरी है, आप वेक्टर्स के अंदर पढ़े होंगे तो आपको मैंने बताया था। तो इसमें जो 0.5 है, तो अगर इसको हम स्किप नहीं करें तो कहीं ना कहीं हम इसको देखेंगे कि भाई 0.5 और 1 के बीच कुछ तो डिफरेंस, इसका मतलब क्या है 1 के ये पीछे आ रहा है, आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये 1 से क्या है छोटा है, तो 1 इज द ग्रेटर देन, ठीक है ना। 0.5 इज द लेस देन 1 एंड 1 इज द ग्रेटर देन 0.5, इस बात को समझना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस हिसाब से इसको देखेंगे तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा कि RA जो है, जो 1.7 ओम है, मेटल A का जो रेसिस्टेंस है वो बड़ा होगा मेटल B के रेसिस्टेंस से, है ना, वो बड़ा होगा मेटल C के रेसिस्टेंस के। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यानी जैसे जैसे ध्यान देंगे, जैसे जैसे आप यहां ध्यान देंगे, जैसे जैसे आप थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू को इंक्रीज कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप थीटा के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे आपका टैन थीटा का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या होगा इंक्रीज होगा, और जब टैन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा। और ये हमेशा ध्यान दें आई भी के केस में होगा, ना कि भी आई के केस में। भी आई के केस में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक, इसके बाद करेंगे। तो ध्यान दीजिए आई भी कहने का मतलब क्या है, जब करंट एक्स एक्सिस पे हो और वोल्टेज वाई एक्सिस पे हो तभी आप जो है स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। और ऐसे केस में आईवी के केस में जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो टैन थीटा भी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम ध्यान देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.5 क्या 1 से छोटा है, हम इसको यहां मानेंगे कि नहीं 1 से मानना क्या है ही 1 से छोटा। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे आप लिख सकते हैं कि 10, ठीक है, 10 RA इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन RC, ठीक है। RA क्या होगा वो बड़ा होगा RB से, ठीक है, और RB क्या होगा वो RC से बड़ा होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, है ना, आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो
आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसका आंसर जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसका आंसर जस्टिफाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस बात का ध्यान देंगे कि आप अपने नोटबुक में उसको लिखते हुए चलेंगे। मैंने बताया था कि नोटबुक कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। जैसे ही स्कूल खुलता है तो प्रैक्टिकल फिर से आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। और स्कूल खुलते ही मैं इस पे एक क्लास टेस्ट लूंगा और नंबर कम नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक जो इसमें कह रहा है कि भाई जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर को जस्टिफाई कीजिए, ठीक है।